नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना के सक्सेना अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज तक आमने सामने विशेष मुलाकात में साथ आपको बात कराएंगे। खास हमारी बातचीत होगी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर संदीप गुप्ता जी के साथ बात करेंगे कि आखिरकार किस किस तरीके से पार्टी कौन सी पार्टी ज्वाइन की, अब आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, क्या चल रहे हैं पार्टी में, पहले क्या था 3 साल पहले, 3 साल बाद अब क्या है। संदीप जी, एक बार फिर से आपका आज तक आमने सामने स्टूडियो में स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संदीप जी, आप सुनने में कि आप आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं। जी सर, जब अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट शुरू किया जी, तो मैं वैसे पहले भी जब दिल्ली में था तो थोड़ी पॉलिटिक्स में था, लेकिन जब अन्ना हजारे ने शुरू किया अपना मूवमेंट वो तो पूरा देश आंदोलित उन्होंने कर दिया था जी। तो फिर मैं उसमें तब गया भी था, उस वक्त तो पार्टी बनी नहीं थी हमारी जी। उसमें मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो जो उन्होंने एक भावना जागृत की हमारे अंदर अन्ना जी ने, तो फिर उसके बाद केजरीवाल साहब ने पार्टी बनाई अपनी और 26 नवंबर को इन्होंने उन्होंने पार्टी उस दिन शुरू की। तो बस इस तरीके से फिर पार्टी में उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए, पहले अन्ना जी के फिर केजरीवाल साहब के। जी, जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, इस सबके ऊपर आशीर्वाद किसका, देन किसकी है जी? देखिए, मैं खुद ही मानता हूँ और मैं सब जितने आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं उनको मैं एक दरख्वास्त करूंगा, सिर्फ अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद उस पार्टी के ऊपर जी। तो बाद में केजरीवाल साहब आए, प्रशांत भूषण आए, योगेंद्र यादव आए, सब और खासकर कुमार विश्वास जी, सबने मिलकर पार्टी को गठित किया जी। उन्होंने सबने अपना खून पसीना बहाया इस पार्टी के लिए जी। तो हम भी उसमें थे। तो जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, वो उस वक्त वो पार्टी में दिखता कोई नहीं सिवाय केजरीवाल के। जनाब, ऐसा है, इसमें ये जो सत्ता है ना जी, जब आदमी अन्ना हजारे जी उन्होंने कई बार बोला केजरीवाल साहब को कि केजरीवाल भाई इस सत्ता में मत जा, फिर सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल शुरू हो जाएगा जी। जो तू नहीं संभाल पाएगा। हमारे सामने कई बार बात होती थी, उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर वो जब आंदोलन चल रहा था जी। तो कपिल सिब्बल और खुर्शीद आलम जी ने चैलेंज किया हमारी पार्टी को, तब पार्टी नहीं थी खैर, चैलेंज किया केजरीवाल जी को, आप सत्ता में आओ, ये करो वो करो, तो उस तरीके से हमारी पार्टी बन गई। तो हम भी उसके साथ जुड़ते गए उनके साथ। संदीप जी, आपने हमारी पार्टी ज्वाइन कब की? सर, मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ इसका जी। शुरू से जब आंदोलन शुरू किया अन्ना जी ने, भूख हड़ताल की, लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन की जनवरी में। ये वैसे तो 26 नवंबर को पार्टी बन गई थी जी। लेकिन उस दिन हम वहां पहुंचे नहीं थे, तो वो क्या हुआ कि हॉल में कुल 490-95 लोग थे, तो बाहर से उन्होंने गेट बंद कर दिया अंदर से कि जो अंदर बैठा हुआ है वो मेंबर है, वो फाउंडर मेंबर हो गया। ठीक है। तो हमने कहा चलो, हम देखो उस वक्त कोई ये मसला नहीं था मेंबर बनने का, ये वो बनने का। उस वक्त तो हमारे अंदर जो जन भावनाएं थी कि लोगों को सेवा करनी है, वो इतनी ज्यादा थी। तो ये पार्टी बन गई तो चलो अच्छा हो गया, तो हमें मंच मिल गया अपने आप को जाहिर करने का। इससे पहले भी आप किसी पार्टी में थे? सर, जब मैं दिल्ली में था तब पार्टी तब कांग्रेस ही हुआ करती थी, तब मैं कांग्रेस में खूब काम करता था उस वक्त। कांग्रेस में ऐसा आंदोलन देखने को नहीं मिला सर? ये तो सदियों में एक बार होता है, अब दोबारा ऐसा आंदोलन होगा, बिल्कुल सब लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा आंदोलन होगा। अब वो क्यों नहीं होगा वो सब लोग जानते ही हैं। जब पार्टी आपने ज्वाइन की तब साल की बात करें, कौन सा साल था? सर, मैंने जनवरी 2013 में 2013 में कुमार विश्वास के साथ, वो बड़े बड़े दिग्गज नेता या राइटर हम कह सकते थे, अब कोई भी पार्टी के साथ नहीं है। सर, मैंने वो पहले बोला, कारण क्या है कि इनके विचार नहीं आपस में मिलते? सर, विचार तो जब मिलते थे तभी पार्टी बनी जी। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर देखिए, अब योगेंद्र यादव थे, वो हरियाणा में बहुत एक्टिव थे। उन्होंने वो कुछ कहा केजरीवाल साहब को कि चलो मैं हरियाणा का संभाल लेता हूँ, आप दिल्ली संभाल लो। तो केजरीवाल साहब ने बोला, भाई पहले हमें जो बहुमत मिला है, पहले हम दिल्ली संभालते हैं, तो हरियाणा बाद में संभाल लेंगे। ऐसे ही संजय सिंह जी ने बोला कि हम
इलेक्शन में 2014 के, हम 2014 में इलेक्शन लड़ते हैं एमपी का। केजरीवाल साहब ने बोला कि हम इलेक्शन लड़ेंगे 100 सीटों पे, तो संजय सिंह कहते नहीं, हम 400, हम पूरी सब सीटों पे लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपस में, अब कुमार विश्वास जी ने भी कुछ बोला, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, और अंदर की बात थोड़ी सी मैं इसको नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने भी कुछ बोला। तो देखो, अब सत्ता सबके साथ इकट्ठी आई थी। मतलब कुल मिलाकर बहन कहने की बात यह, जब से पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक आप पार्टी के बीच में अभी तक मेहनत और वक्तों पे काम करने में जुटे हुए हैं। सर हम तो आए इसीलिए थे कि जनता की सेवा करें। अब जो दिल्ली के मंत्री वगैरह हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, सोमनाथ भारती जी हैं, अपना केजरीवाल साहब हो गए, और सौरभ भारद्वाज हो गए। मनीष के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि मनीष जी का थोड़ी उनकी नेचर अलग तरह की है, तो उनके साथ मैंने काम नहीं किया। तो इनके सबके साथ मैंने खूब काम किया। संदीप जी, 2022 की बात करें, चुनाव से पहले सरकार, आपकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बोला, केजरीवाल ने, आपने, सबने मिलकर बोल रहा कि हम पंजाब में बदलाव लाएंगे। आखिर बदलाव है क्या, आया है कि नहीं आया? अगर आया है तो वो क्या है बदलाव? देखिए सर, बदलाव तो सबसे जो मेन, जो हमने वायदे किए थे, जो बिजली माफ करने का, मेरे भी सबसे पहला वादा कौन सा था आपका? वो 1000 रुपए का था जी। वो अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। उसके लिए देखिए 12,000 करोड़ रुपए चाहिए हमें साल का जी। और आगे जब हमने सत्ता संभाली 22 की, तो 3-3.25 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर। तो हमने जब इसमें सत्ता में जब हमने सारा कारोबार संभाला, तो बिजली के बिल तो हमने माफ कर दिए। मेरे खुद बात अब 1000 रुपए की चल रही है कि 1000 रुपए का सबसे पहले वादा था। हम क्या ये कह सकते हैं हमने दुनिया के साथ धोखा किया, धोखे से वोटर को अपने झिंगंजे में, जाल में फंसाया, उसके बाद उनको वो बेनिफिट नहीं दिया। जिस लोगों ने बात करें पूरी महिलाओं की, पंजाब की अगर बात करें, तो वो 1000 रुपए को लेके सबसे जो दौड़ चली थी, 1000 रुपए को लेके ही आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पे थी। सर देखिए, मैं इसको धोखा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। अब आपको पता है, अब दिल्ली में जैसे बीजेपी ने बोला हम 2100 देंगे या 2500 देंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं ना, तो जो हमने मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, ये जो रेवड़ियां हम देते हैं, बांटते हैं, ये तो मोदी साहब को बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर इनिशिएटिव ले, और जो ये लोग बोले, पार्टी बोले कि हम 1000 देंगे, 2000 देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। अभी महाराष्ट्र में हुआ है, वहां पर उन्होंने किस्तें दी हैं, लेकिन अब वहां भी समस्या आनी शुरू हो गई। 1000 रुपए की बात करें तो ये प्लान किसका था एक्चुअली? ये कोई बड़ा मास्टरमाइंड, नेचुरली बड़ा बड़े लोगों के, बड़ा सेटअप, बड़े नेता है, बड़े बड़े लोग जुड़े होंगे। केजरीवाल के साथ आप भी बीच में हो गए, एक बड़ा प्लान बना दी कि पंजाब को किस तरीके से गुमराह किया, इसको गुमराही कह सकते हैं। 1000 रुपए का वादा करके लोगों ने आपको विश्वास किया, आप पर वोट डाल दी, अभी तक वो वादा आप पूरा नहीं कर सके। वादा पूरा कौन सा किया, ये बताइए मेरे को आप। नहीं देखिए, बिजली का तो हमने, मेरे खुद अब जब से बिजली माफ हुई है, मेरे 3 बिल आते हैं साल में, 3 बिल मेरे माफ होते हैं। देखिए हम जब एसी चलने शुरू होते हैं, तो फिर आपको पता है जब एसी चलाएंगे तो फिर तो बिल आएंगे आपके। ठीक है। सर्दियों में मेरे 3 बिल बिल्कुल नहीं आए थे, अब जो बिल आएगा। देखिए अब जो 1000 रुपए की जो मसला है, उसमें सर कैलकुलेशन तो सबने हमने की थी, लेकिन जो एक विरासत में हमें 3.25 लाख रुपए जो हमें कर्जा मिला, वो हमारी, मुझे लगता है कि वो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ा गई उसमें वो। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, मान साहब भी लगे हुए हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि 1000 रुपया हम देंगे। तो लेकिन हमारे पे जो कर्जे का मसला है ना, वो हमारे हाथ रोक। कर्जा पहले भी था, पहले 3.25 लाख करोड़ हमें मिला। कितना हो गया? अब लगा है कि ज्यादा कम हुआ है कि आप कर्जे के नीचे आए हो, कर्जा आपने खत्म कर दिया? नहीं, अब देखो, ये तो सब पब्लिक डोमेन में है। 4 लाख से ऊपर कर्जा हो गया, 4 लाख करोड़। आपको लग रहा है कि आप आपकी पार्टी चला रही है कि बस कुछ समय निकाल रही है? नहीं देखिए, किसी भी गांव में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, पहले आपने बताया कि बहुत बड़ी आपकी सत्ता आपकी पार्टी ने हासिल की थी 92 सीटें लेके, 92 प्लस कैसे 92 सीटें लेके, अब तो 95 है, 95 हो गई है, मतलब 92 से प्लस हो गई हैं जी। 95 में से ऐसा कौन सा नेता है, बताइए मेरे को, जिस गांव में जाने से लोग मना करते हैं, जाता नहीं है गांव में, किस तरीके से भगाते हैं, किस लोग ने, ऐसे नेता ने कौन से ऐसा काम कर? नहीं देखिए, जहां तक भगाने वाला मसला है, जो सीटिंग एमएलए किसी पार्टी का भी हो, तो लोग
अगर 95 है, अगर 2-4 का होता है, अगर अगर 2-4 का लोग करते भी हैं, अगर उनका विरोध करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग हमारे एमएलए कोशिश कर भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, और आपको पता है मंत्री भी सत्ता में आने के लिए आदमी को एक्सपीरियंस मैन होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, ये जो पढ़ाई लिखाई का मसला है, ये सब बेवकूफी वाली बातें है। ठीक है, कि वो मोदी साहब नहीं पढ़े हुए तो केजरीवाल साहब बहुत पढ़े हुए हैं, ये सब बेकार बातें हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर आपकी नियत, सबसे बड़ी चीज नियत है, काम करने की इच्छा है, जन भावना होनी चाहिए कि मैंने सेवा करनी है। पढ़ाई लिखाई सब बकवास है, ये सब बेकार के मुद्दे हैं कि वो मोदी जी अनपढ़, मतलब कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल, जनता कहीं ना कहीं या भगवान भी कोई साथ दे। देखिए दिल्ली में हमने सत्ता क्यों हासिल की 3 बार, वो काम करने की, हम चौथी बार ही हारे ना, इसीलिए हारे। अब हारे क्या वो, जब मैं आपको आगे बताऊंगा उसके वजह क्या है। पहले काम करने की नीयत थी, जब जीते, उसके बाद काम करने की सतत नीयत कम होती जा रही, तो फिर वहां पर नीचे नीचे ग्राफ। देखिए दिल्ली की जो आप 3 बार आप जीते, दिल्ली में तो अभी भी काम हो रहे हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल साहब ने बहुत काम किए। अब पंजाब में आगे जब हमें एक पूर्ण राज्य मिला, और मैं आपको जो एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच्चाई क्या है इस वक्त पंजाब की सच्चाई क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब का, उसमें हमारा होल्ड अब शायद 20% हुआ जाके। अभी जब हमने सत्ता संभाली तो शायद 5% भी नहीं था हमारा, क्योंकि अकाली दल हो गए या बीजेपी या कांग्रेस, उनका अभी भी होल्ड है। ये एक हमारी एक मेन वजह है कि जो अभी तक हम पूरा पंजाब में भी होल्ड नहीं कर पाए। कारण क्या था? नहीं, कारण ये बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक जो इच्छा है ना, हमारी इच्छा शक्ति। मान साहब देखो, मैं एक बताऊँ आपको बात, मैं तो अपनी केजरीवाल साहब को ही बोलूंगा। मान साहब ने पीछे 2 मुद्दे पकड़े, एक पानी वाला मुद्दा और दूसरा मुद्दा कौन सा था उन्हें, एक तो पानी वाला मुद्दा था, दूसरा नशे का मुद्दा, युद्ध नशे विरुद्ध। जब वो दोनों, जब मान साहब ने अकेले मुद्दे पकड़े तो पूरी पंजाब की जनता बहुत खुश हो गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर पंजाब की भागदौड़ 100% अगर मान साहब के पास रहती है, अगर उनके हाथों में रहती है, तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत 27 पे जीतने से नहीं रोक सकती। रहती का मतलब यह है कि रहेगी नहीं, अगर रहती है तो मतलब शंका है कहीं ना कहीं कि जाने वाली सत्ता। ना, मैं जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो अभी उनको, अब देखिए हम दिल्ली हार गए, अब पंजाब हमारी पंजाब। दिल्ली में हार का कारण क्या था? पहले मुझे वो पिछला बीच में आएगा ना, जनता आएगी, दिल्ली में हार गया, हार का कारण क्या था सर? देखिए दिल्ली में हार के, मैं दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए आज तक सब में गया, मेरे जैसे सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों नहीं कह सकता, अब कम रह गए थे। हमने सारे दिल्ली में इलेक्शन लड़े, खुद जाके काम किया खूब। ये जो 22 का इलेक्शन हुआ इसमें मैं नहीं गया। मेरे जैसे बहुत मेरे दोस्त, बहुत हमारे जो कार्यकर्ता थे वो नहीं गए। तो चलिए, एक वो भी हो सकता है कि जो उसका, चलिए मैं आपको बताता हूँ असली कारण क्या है। उसके 4 मुख्य वजह हैं, 4 मुख्य कारण है उसके। पहला तो शीश महल, वो सबको मालूम ही है जी। दूसरा रहा जो जमुना में जहर मिला दिया है, वो एक मुद्दा वो रहा। तीसरा जो मेन से आपको समझा नहीं, जो असली कारण है, केजरीवाल जी ने बोला कि 70 सीटों पे मैं लड़ रहा हूँ, दिल्ली की जनता को बोला कि 70 सीटों पे मैं लड़ रहा हूँ, आपने मुझे वोट करना है। और चौथा जो सबसे मेन कारण है, हमने 20 से 25 सीटें दे दी अकाली और कांग्रेस है लोगों, 1 सीट अपने अकाली दल को भी दी, जो उनका वहां से जो उनका भूतपूर्व एमएलए जो भी था। तो वो जो जनता का विश्वास है ना, जब हमने बाहर के लोगों को सीटें दी, उससे जनता का विश्वास हिल गया। पहले वो कारण थे, शीश महल हो गया, जमुना जी में जहर हो गया कि मुझे वोट देना, मैं 70 सीटों पर लड़ रहा हूँ। लेकिन जब केजरीवाल साहब ने बाहर के लोगों को सीटें दी ना, देखिए दिल्ली में केजरीवाल को हराना बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन था। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। हमारा वोट शेयर सिर्फ 3% कम रहा बीजेपी से। हम 54 से 42 पे आए, बीजेपी 38 से 46 पे चली गई, 46 पे चली गई। ठीक है जी। तो ये उसमें जो जनता का विश्वास हिल गया कि भाई, क्योंकि केजरीवाल की हम लोग, मैं भी बनिया हूँ, वो भी बनिया है, हम लोगों ने खूब काम किया वहां जाके, देखा जाके हमने। तो केजरीवाल की जो वाणी है ना, जो केजरीवाल साहब बोलते हैं, जनता उन पर पूरा विश्वास करती थी, पूरा। लेकिन ये जो 3-4 कारण हुए ना, तो जनता का विश्वास थोड़ा डोल गया कि भाई जो जेल जूल का मुद्दा था, वो लोग खैर जेल जूल तो सब लोग जाते आते रहते हैं, उसमें कोई वो जनता ने उसको इग्नोर किया, जनता ने उसको कहा कोई बात नहीं,
क्योंकि ये झूठा केस है, सच्चे केस है, वो आज तक अभी तक साबित नहीं हो पाया। वो तो केस चल रहे हैं, अभी सबको जमानत मिली हुई है। तो जो जनता का विश्वास हिला ना केजरीवाल साहब से, मैं समझता हूँ जो शीश महल था ना, उसने केजरीवाल साहब की जो एक छवि थी ना आम आदमी वाली, उसको उसने बहुत ज्यादा डेंट किया। उसको उस छवि को तोड़ने में उस शीश महल का बहुत बड़ा हाथ रहा। आपने बोला कि 25% सीटें हमने बाहर वालों को दी, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। क्या दिल्ली में केजरीवाल को अपना बंदा कोई नहीं मिला? अपने बंदे पे किसी पे विश्वास नहीं था, क्या मजबूरन देनी पड़ी? अपने बंदे भी तो कितने होंगे, कितनी मेहनत की आप सब लोगों ने। नहीं, वो हमारे मित्र थे दिलीप पांडे साहब, वो तो स्पेशल हांगकांग से आए थे, उनकी टिकट भी कटी थी मारपुर से दिल्ली से। ऐसे और बहुत लोग थे जिनकी टिकट कट गई। तो देखिए, मैंने आपको बोला ना, मैं इस बार इलेक्शन में दिल्ली नहीं गया था 22 के इलेक्शनों में। नहीं तो हम तो 6 महीने पहले, साल महीने जाके वहां जगह बैठ जाते थे, किसी भी एरिया में हमारी ड्यूटी लगती है, हम वहां पे ड्यूटी करते थे जाके। अब उसके अंदर की वजह देखो, काफी लोगों को मालूम भी है क्या या नहीं, क्या नहीं है। तो मैं ये देखिए, मैंने आपको 4 बता दिया ये मुद्दे थे, तो ये हमारे हार का कारण है। वैसे मैं दिल्ली में मैंने भी विजिट किया है जी। हमारे पत्रकार और भी जाते हैं दिल्ली में। अगर बात करें, हम पत्रकारों की बात करें, तो वहां पर अधिक जितने आम आदमी पार्टी के लीडर हो, सीएम हो, कोई हो, पत्रकारों के साथ सीधी बातचीत करते नहीं, उनसे कोई सवालों का जवाब नहीं देते। जहां कहीं आपकी कोई रैली होती है किसी भी प्रकार की, वो दिख लेते कि पत्रकार आया, वो रैली वहीं पर बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसे देखिए, आपकी बात हो सकती है कि ठीक हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को मीडिया का हाथ जो था 3 साल पहले, जो बाकी सरकारें था, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन था। हर एक नेता हो, सीएम हो, जो भी हो, मीडिया से बड़े अच्छे तरीके से उनको टाइम देता था, उनसे बात करता था, उनसे 1 to 1 बातें भी करता था। अब 3 साल से आप सरकार की जो मीडिया के साथ जो आपके नेता हैं, वो घबराते, बात ही नहीं करते, समय नहीं देते उनको। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि हमारी पार्टी 99% मीडिया की देन है। हम लोग मीडिया की वजह से बने। 2012-13 में मीडिया ने हमें इतना ज्यादा आंदोलित किया, हमने लोगों को आंदोलित किया, मीडिया ने हमें बहुत बड़ी कवरेज दी। अभी जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि मीडिया से हम दूर हो गए, तो ये भी, अब इस पे मैं आपको ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये भी हार की एक वजह रही कि हम, जो मीडिया जिसने हमें टॉप पे पहुंचाया, अब उसी मीडिया ने, चलिए हमारे खिलाफ कुछ ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर ये बात सच है, तो फिर ये भी हार का कारण हो सकता है। एक शब्द है, आपने बोला था कि केजरीवाल ने बोला था कि 70 सीटों पर मैं लड़ूंगा। जी, मैं बहुत है आदमी को मैं कहीं ना कहीं लूट लेती। देखिए, अन्ना साहब ने क्या बोला, जो भी करूंगा मैं ही करूंगा, ये क्या आप भी जानते हैं वाकई ऐसे? अन्ना साहब ने क्या बोला था, अन्ना हजारे साहब ने, वो हमारे पिता तुल्य है पार्टी के, उन्होंने क्या बोला था, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। देखिए, मैंने भी मंत्रालय में काम किया है। हमारे जो सिकंदर जान साहब हैं, हमारे मंत्री साहब थे, मैंने उनके साथ काम किया है इस मंत्रालय में। तो जब हम मंत्रालय में जाते थे तो हमने वहां देखा करप्शन, बड़ा भयंकर करप्शन। जब हमने सत्ता संभाली ना पहली बार 15 में, दोबारा हम सत्ता में आए, तो केजरीवाल साहब ने सबको बोल दिया, भाई जो तुमने किया वो किया, आगे से कुछ नहीं करना, जो अफसर लोग थे वहां पर। लेकिन जैसे पंजाब में हाल है ना, दिल्ली की जो अफसरशाही है, वो हमारे हाथ में कभी ना थी ना कभी आएगी। वैसे तो मेरे को लगता है संदीप जी, जब भी कहीं कोई भी लड़ाई हो ना, हिंदुस्तान की, फिर परमात्मा के ऐसा कभी ना हो, अगर वहां हो तो आपको भी ना कभी आपके मन में बड़ा उबाल से, आप अंदर की फाइट प्रॉपर ढंग से आप करना चाहते हैं, मगर आपको कोई मिल नहीं रहा। सरकारें आपकी हैं, आपके काम की बात करें, आपने इतनी मेहनत की है, जहां पर आपको बैठना चाहिए था, अभी तक सरकारों ने वहां बिठाया नहीं। अब हम बात करें, मेन करें 2022 के चुनाव से पहले कि आप सरकार, केजरीवाल और भगवंत मान जी ने कहा था कि हम जितना भी है वीवीआईपी कल्चर है वो सारा का सारा खत्म कर देंगे। अगर हम अब की बात करें तो अब की बार वीवीआई खर्ची वहां से 2 गुना 3 गुना और बढ़ गए। जनाब, फिर वही बात आ गई अन्ना हजारे वाली, ये सत्ता एक रोग है। जब तक आप सत्ता से बाहर हैं तो आप संत हैं, जैसे ही आप सत्ता में घुसे तो ये कैंसर से भी भयंकर रोग है। ये सबसे पहले आपको अपनों से दूर करता है, फिर जनता से दूर करता है, और फिर एक दिन आपको, जैसे दिल्ली में हुआ, सब सरकारों का, मैं खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर सरकार क्यों हारती है? सरकारें इसलिए हारती हैं, ये जो सत्ता है ना, इसके आगे आप टिक ही नहीं सकते। या तो आप लाल बहादुर शास्त्री बनो, वो आज के टाइम में
इम्पॉसिबल है, असंभव है। शासक को बन ही नहीं पाएगा। तो इसी जब तक कोई शासक नहीं बन पाएगा तब तक सत्ता में आप। चुनाव से पहले भगवंत मान केजरीवाल ने ये भी बोला था कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह राजों की तरह था, वो किसी से मिलता नहीं है, उसके अपने जितने भी वीवीआईपी कल्चर इतना बड़ा हो गया कि उनसे मिलना मुश्किल हो गया। अब वही बात हम जहां पर केजरीवाल की बात करें या भगवंत मान की बात करें, वो भी तो किसी से मिलते नहीं है। वीवीआईपी कल्चर की बात करें, वो होते चंडीगढ़ में तो फुगारा तक की पुलिस फोर्स पूरी सड़कें बिल्कुल बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरफ से पूरी की पूरी ड्यूटी वहां लगाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए नेता तो दोषी है ही, हम सब दोषी भी हैं चीजों के कि हम इतनी फैसिलिटीज ले लेते हैं। जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो किसी भी राज्य का हो, जो मर्जी हो, वो इतना करप्ट हो चुका है या वो इतना नेताओं के नीचे बेच चुका है। वो नेताओं को भगवान समझते हैं, जितने भी अफसर हैं, पुलिस के हो या कॉर्पोरेशन के हो, कोई भी सरकारी महकमा हो। तो नेताओं को बिगाड़ने में एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर कोई आज खड़ा हो जाए किसी नेता के आगे, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो नेता क्या कर लेगा, उसके ट्रांसफर कर देगा ना। तो ये जो राजशाही है ये तो आनी ही आनी है, इसका आप रोक नहीं सकते। अब क्या कह सकते हैं कि नेताओं को एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले नेताओं को बिगाड़ा था कि अब के नेताओं को बिगाड़ दिया? नहीं, ये तो हमने कोई खास ये शुरू नहीं किया आम आदमी पार्टी है, उससे पहले तो देखो क्या हाल था, आपको सब पता ही है। ये थोड़ा कि हमने आगे कोई ये शुरू किया। नेता जो अब की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता की, तो मेरे ख्याल 5% ही बात सुनता नहीं, इग्नोर करता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर की बात हो, आपके मंत्री किसी की बात ही नहीं सुनता कोई। मैंने तो आपको शुरू में बोला था कि जब हमने सत्ता संभाली तो हमारा 5% होल्ड था। अब मान साहब ने कोशिश कर आगे 20% पहुंचे हम। मौजूदा सरकार हो 20% होल्ड रहा। सर एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हो, एक महकमे में 10 अफसर हैं। पहले के डिपार्टमेंट थे सर पहले मिली बहुत खूब खुला चलती थी सर। आप ये बात समझो ना, हम विद पार्टी में डिफरेंस आए थे यहाँ पर सत्ता में, या दिल्ली हो या पंजाब हो, कि हम कुछ अलग से करेंगे। लेकिन जो अफसरशाही ने हमें या मजबूर कर दिया, या हम लोगों ने एक्चुअली जो बाहर के लोगों को हमने एंट्री देनी शुरू की ना आम आदमी पार्टी में, मैं तो मानता हूं हमारा जो डाउनफॉल है शुरू वहीं से हुआ है, जब हमने बाहर के लोग भर्ती करने शुरू। कितने लोग आपकी पार्टी में सबसे बड़े लोग मेन थे, जिन लोगों ने अपनी जेब से घर के गिरवी रख के कर्जे ले लेके आम आदमी पार्टी को स्टैंड करने की पूरी कोशिश की? अगर वही आप बात करें कि वो आपकी आम आदमी पार्टी में दिखता नहीं है, बाहर के जितने हवाई हैं, कांग्रेस का ला लो, बीजेपी का ला लो, अकाली का ला लो, वही नेता, वही चेयरमैन, वही कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने मेहनत किया वो कहीं दिखता नहीं। सर मैंने आपको क्या बोलना है, या तो अब मेरी आप मिसाल ले लो आप जी। मैंने एक बारी मांगी, जब बलबीर सिंह जी थे हमारे जी पंजाब प्रधान थे, उनसे मैंने एक बारी कहा कि मैंने जलंधर का प्रधान बनना है। तो उस वक्त मेरे खिलाफ सारे ऐसे उठ खड़े हुए। मैंने कहा जी मैंने प्रधान इसलिए बनना है कि मैं देख रहा था ना उस वक्त पंजाब की पार्टी का क्या हाल हो रहा है। हम तो पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे जो पार्टी में नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए वैसे मैं आपको ये बताऊं, अब ये जो अब करंट हालात हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अब हिस्सा नहीं हूं जी। अभी सरकार का हिस्सा नहीं हूं, है तो हमारे अंदर घुसा हुआ है, आम आदमी पार्टी तो हमारे रगों में बहती है, लेकिन मैं अभी हिस्सा नहीं हूं, तो मुझे इसमें बड़ा संतोष है। बिल्कुल। अब हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आपने प्रधानगी के लिए वहां से बात की कि मेरे को प्रधानगी दी जाए, जब तक आपने आम आदमी पार्टी के लिए क्या किया? आपने भी धरने लगाए हैं कभी? सर जब मैंने 2012 में पार्टी ज्वाइन की, खैर हम तो पहले जाना शुरू कर जी आंदोलन में, वहां गए, रामलीला ग्राउंड में गए, यहाँ गए वहां गए। जब ओबीसी मैंने 2013 में पार्टी ज्वाइन की तो हमने डंडे खाए पुलिस के बहुत ज्यादा जी। देखिए उस वक्त शायद मैं पंजाब से मैं अकेला ही बंदा होगा शायद उस वक्त, जो अपना घर पर छोड़ के सारा मैं जाकर दिल्ली बैठ गया। लगातार मैं 3 साल दिल्ली रहा। ठीक है। मैं हर 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद घर आता था। चलो इसके बीच में कट कर, बिजनेस क्या आपका है? सर हमारा जब मैं दिल्ली से आया तो फूड का बिजनेस शुरू किया था हमने। अच्छा हमारा खासा बिजनेस चल रहा था। दिल्ली से आए कि पहले भी किया था? नहीं, दिल्ली से आके, दिल्ली में तो खैर चलिए छोड़िए, वो तो पुरानी बात है। जब मैं दिल्ली से पंजाब में आया तब हमने अपना काम शुरू किया था, टिफिन वगैरह का बिजनेस शुरू किया था, ये कैटरिंग का शुरू किया था। लेकिन जब वो रोज टीवी में देखना अन्ना जी आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमने गालियां निकालनी दूसरे नेताओं को।
तो फिर हमारी फैमिली कहती है ये तो गुप्ता जी तो ऐसे काम खराब हो जाएगा, तो कहा चलो आप पार्टी जगह पार्टी ज्वाइन कर लो। अच्छा। तो मैं अपना सारा बिजनेस छोड़ के, मतलब 4-5 साल आपने खूब घर वालों से चलो दूर रहे, खूब पैसा भी भाया, डंडे भी खाए, पुलिस की मारे भी खाए, पता नहीं क्या क्या खाया अभी तक। दरिया बिछाई, पानी पिलाए, ट्रैफिक कंट्रोल किए। अब हम लोग बनारस गया, मैं अमेठी गया जी, दिल्ली में रहे, चंडीगढ़ में, सब जगह पूरा देश घुमा आम आदमी पार्टी के साथ। 2012 की बात करें, 2012 में जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया था, अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, वो अब कोई भी पार्टी में किसी भी अच्छी पोजीशन पे हमें दिख नहीं रहा है। नहीं, वो सिर्फ एक केजरीवाल थे, वो भी जहां बैठे थे वो भी अब पंजाब आके बैठे हैं। दिल्ली से सत्ता चलती है, क्या करना। आप लोग वही लोग जो दिल्ली मिलने जाते थे, लाइनें लगाते हैं बड़े चार से कि दिल्ली जा रहे, केजरीवाल साहब से मिले। अब केजरीवाल साहब आपके पास ही यहीं पर बैठ के पंजाब की सरकार चला रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे जैसे हमसे दूर होती गई या हम उससे दूर होते गए, ये लोगों में जो विश्वास था ना, अब हम लोग कैंपेनिंग करते थे, जहां जाना हमने आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी, चाहे गाड़ी में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिला के ना, अब सारा दोष हम दे केजरीवाल को। तो ये एक मुख्य वजह रही कि केजरीवाल साहब अपने जो हमारे जैसे जो फाउंडर मेंबर थे, जो खच्चर बन के, हम लोग खच्चर बने हुए थे, सारा बोझा हमारे पे ढोते थे। जब हम मंजिल पे पहुंचे तो हमें लात मार के उनका जो तुम लोग खच्चर रहो। तो इसीलिए ये बड़ा कारण भी हो सकता है कि आसमान से धीरे धीरे गिरते गिरते फिर जमीन पे आ। सर देखिए, जब आप अपना एक परिवार जोड़ते हैं, वो परिवार जब तरक्की करता है, तो फिर जब आप देखो, ये सबका कोई सोचे ना कि मैंने किया है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी चीज में भी आपको बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, तो लोगों के संयोग जुड़ते हैं आपस में। लोगों को आपस में जो एक जो ऑरा होता है ना, वो आपस में जुड़ता है सबका, उससे ना एक चीज बनती है, बहुत बड़ी चीज बन जाती है। जलंधर में ऐसा कौन सा मंत्री, ऐसा कौन सा नेता है जिसको लोग दुनिया पसंद करती है? ये तो सरकार ने ओहदे तो दे दिए सबको, क्या उनमें से उन लोगों ने वर्क किया, डंडे खाए, अपनी वो धरने पर बैठे थे? ऐसे जो भी यहाँ पर बैठे, कोई चेयरमैन की पोस्ट पे हो, जाके इंचार्ज की पोस्ट पे हो, या किसी भी पोस्ट पे हो। देखिए, इसका मैं सिर्फ एक उत्तर दूंगा आपको, सारी बातें उसमें आ जाएंगी। अब सब जितने भी इस ओहदेदार है, मेरे सब अच्छे दोस्त हैं जी। मैं एक ही बात बोलूंगा, जो पीछे एमसी इलेक्शन हुए, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, तब कांग्रेस की तब 80 वार्ड थे, तो 67-68 सीटें उनकी आई थी। हमारी पटियाला को छोड़ के जो भी पीछे एमसी इलेक्शन हुए हैं, पटियाला में हमारी मेजोरिटी आई, बाकी सब जगह हम हार गए। 100 बात की एक बात, कारण बड़ा रहेगा। अच्छा, ये बताइए पहले कि ये तो एक आप लोगों ने, आप सरकार ने, केजरीवाल ने, ये भगवंत मान की बात करें कि एक बहुत बड़ा श्लाघा जो कार्य शुरू किया हुआ है आपने, युद्ध नशे विरुद्ध, ये बहुत बड़ा कार्य है, युद्ध नशे विरुद्ध। पहले ये तो युद्ध नशे विरुद्ध आज से 3 साल पहले क्यों नहीं शुरुआत की? अब 3 साल बीत गए, अब शुरू क्यों किया गया? अरे जनाब, काम करना है, चाहे आज शुरू करें या कल शुरू करें या परसों करें, काम होना चाहिए, जनता खुश होनी चाहिए। मतलब इस चीज को ये मानते हो ना कि आप पहले की जो आप लोगों ने बादाम खाए हुए हैं, अब की आपको समझ अब लोगों को अब आ रही है कि हमें जो 3 साल पहले काम करना चाहिए था, वो अब 3 साल के बाद आप कर रहे हैं। सर, हमने कोई बादाम नहीं खाए। जब से सत्ता में आए हैं, हमने तो मूंगफली भी खाई है, वो भी अपने पैसे से खरीद के खाई है जी। बादाम तो बड़े दूर की बातें हो गई, बादाम तो लोग खा रहे हैं अब जो हमारे जितने सखी हमारे साथी हैं, जो सब बादाम खा रहे हैं, और वो बादाम के साथ काजू पिस्ता सब चल रहा है। हम तो मूंगफली की काबिल नहीं चल रहा है पार्टी में। जो मूंगफली आप खरीदते थे, वो भी मूंगफली पार्टी की बनाई हुई थी, उसी का रेट लगा हुआ था, क्योंकि पैसा तो सब ज्यादा मूंगफली तो खरीद रहे हैं आप। नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हिस्सा नहीं बना, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आंखों में आकर डाल के जी। अगर मैंने कुछ खाया होता ना, पहले तो मुझे आप बुलाते ही ना, अगर खाया भी होता तो मैं आपसे ऐसे बात ना करता। जी, तो इसीलिए हमने मूंगफली जो खाई है, आप सब अपने पैसों से ही खाई है। युद्ध नशे विरुद्ध 3 साल के बाद आप लोग, आपकी सरकार जागी है, चलो जागी, ये तो बहुत बढ़िया सलाह जो आपका कार्य है। अब ये बताइए कि युद्ध नशे विरुद्ध किया, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है नशे को लेकर, कोई भी गैंगस्टर है या किसी भी प्रकार का कोई इंसान है, उनकी एफआईआर दर्ज की, कोर्ट में केस चल रहा है। घरों की बात करें तो घरों के बलडोजर पीला पंजा चलाया जा रहा है। युद्ध नशे विरुद्ध, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, नशों के, कहते हैं कि जिन लोगों ने नशे के ऊपर बड़ा नहीं पैसा खर्च कर कितने कितने प्रॉपर्टी बनाई होगी,
वो तो ठीक है, उन लोगों ने बनाई। अब ये कैसे साबित किया जाता है कि वो उसी की प्रॉपर्टी, उसी के पैसे से बने, उनके घर में बीवी बच्चों, उनके माता पिता का क्या कसूर है जो वो बेघर हो किए जा रहे हैं? मैं एक ही बात बोलूंगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस। और मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, नशे के मामले में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस। तो फिर ये सब ये गलत हो रहा है सबके साथ। नहीं मैं देखो, आपने प्रॉपर्टी बनाई होगी, मान इन फ्यूचर आपने अपनी मेहनत से बनाई है हो, अलग से आपको, आपने को कत्ल किया या आपने कोई चोरी की या किसी ने भी कुछ किया, उसकी सजा आपको बनती है, ना कि आपके बीवी बच्चे परिवार को बनती है। देखिए, अब जब आप कोई पाप का बीज डालेंगे ना, उसमें से जब आप फल निकलेगा, जब आप फल खाएंगे ना, तो वो जो पाप के फल है ना, जो जो फल खाएगा, चाहे वो परिवार का मेंबर हो, चाहे वो बाहर का हो, सर सबको भोगना पड़ेगा। यानी फल, सर मैं इसमें, देखिए मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं अगर बेईमान हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, मेरी बीवी बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो वो ये नहीं पूछते पापा जी पैसे कहाँ से लेके आए हो, तो वो कहते हैं लो ये नई गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, तो वो बराबर के भागीदार है उसमें। तो इसीलिए अब फल भी वही खाएंगे। और चलो वो भी आपकी बात मान ली कि जो जो पाप का फल खाएगा, बेईमान 2 नंबर का पैसा खाएगा, जो जो खाएगा उसके कर्म उसके आगे आएंगे। चलो मान ली, अब जब उसने पाप का पैसा खाया, नशे को बेचकर बहुत नशा तस्करों के अपनी प्रॉपर्टी बना ली, फिर सरकार का क्या फर्ज बनता था कि आपके मुताबिक कि अगर उनका घर बडोजे से पीले पंचे से डाल दिया तो उनके माता पिता जो घर में या उनके जो, फिर सरकार उनको नया घर बना के देती, उसमें कहती कि ये सरकारी हमारा घर है, आप तब तक वहां रहिए जब तक आप सेटल नहीं होते, फिर उनको घर से बेघर कर देना। सर आप क्या समझते हो कि जिसका घर तोड़ा गया जी, देखिए मैं इसमें कोई मेरी किसी को जाति दुश्मनी, मैं इसमें अगर मुझे किसी को गलत लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जी जी, इसमें आपको लगता है उसका एक ही घर होगा? देखिए जो ये धंधे करते हैं ना, आपको पता ही है, उनके एक घर नहीं, उनके कई घर होते हैं, कई जगह अकाउंट्स खोले होते हैं। अब हम लोगों को रोने की आदत भी बहुत पड़ी हुई है, लेकिन जब देखो घर टूटना एक लेडीज के लिए या माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ा इसमें कांड है किस्म का ये। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने क्या आपको बोला सर, ये अब हम जब उसमें भागीदार हैं, उस घर में मान लो 4-5 लोग रहते हैं, 4-5 भाई, कोई टीचर होगा, कोई अपना बिजनेस भी करता है, वो भी तो रगड़ा गया साथ में। ये सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि जो मेहनत करे इसमें इसका घर बर्बाद, पिता बाप आया, उसने अपने पैसे से बनाया सर होगा। इतनी बड़ी कहावत है, गेहूं के साथ गुण पिसेगी सर। या जब मैं 5 लाख रुपए लेके आया नंबर 2 का, मेरी बीवी उसको डांट देती, मेरे बच्चे कहते कि नहीं पापा ये गलत कर रहे हो, तो ये सर ये होता ही ना। इनको नशा तस्कर क्यों ही दिखे इनको? ये अगर बात करें किसी ऑफिसर लेवल की हम बात करते हैं, इतने बड़े लोगों ने, ऑफिसर लोगों ने इतने बड़े नशा बेच कर अपनी प्रॉपर्टी बनाई, 2 नंबर से प्रॉपर्टी का, क्या उनको ये ऑफिसर कोई नहीं दिखा? बात तो ये है ना कि बेईमान का पैसा बेईमानी तरीके से कमाएगा, 2 नंबर से कमाएगा। 2 नंबर की बात करें तो अब सरकार की बात करें, मैं पोल खोलना चाहूं तो 2 नंबर का पैसा बात करें तो किस किस डिपार्टमेंट में नहीं है? जब सर वो तो हमारा तो देश चल रही नंबर 2 पे रहा है। पंजाब को छोड़ो, आप पंजाब तो छोटा सा राज्य है, पूरा देश का सिस्टम या पैसे पे चल रहा है। घर तोड़ना बात सही है कि गलत है, आप बताइए। सर अब देखिए, घर तो वहां भी यूपी में योगी साहब ने बहुत घर तोड़े, मतलब फिर कॉपीराइट किया, कॉपी किया? नहीं कॉपी नहीं किया है। देखिए हर बंदा या राजनेता वो किसी चीज की शुरुआत करता है, अगर वो शुरुआत अच्छी होगी तो उसको लोग दूसरे राज्य भी उसको फॉलो करेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ, ये देखो घर तोड़ना एक सबसे बड़ा वो है, किसी को अगर सजा देनी है, इससे बड़ी सजा कोई नहीं है किसी आप घर तोड़ दो। अब मान साहब ने भी अगर उनको फॉलो किया है, तो अब घर टूटे हैं या कैसे टूटे हैं सर, इस विषय में मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है। घर उनके ही क्यों टूटे हैं? छोटे मोटे नशा तस्कर हैं, बड़े बड़े अभी तो वहीं पर बैठे हैं, उनका कोई हाथ नहीं डाल सके, कोई सरकार डाल ही नहीं सकती। सर अब आप सेंटर की बात ले लो, अब वहां पर लोग तो कहते हैं अडानी अंबानी का राज चलता है, ये चलता है। सर देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसमें हम चाहे आप 6 घंटे बहस कर लो सर, इसका कोई ये मुद्दा है ही नहीं सर। ये चलो मान ले आपकी बात, आपने बोला बाप बिरला घर टूटना ये वैसे पॉसिबल गलत है सर, घर टूटना गलत बात है। चुनाव से पहले हम बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, चुनाव से पहले बहुत दिखते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि हम जिस पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, नशा तक या मायने को लेकर, अब चरणजीत चन्नी को लेकर उनके परिवार से या कोई ना कोई भतीजा का कोई उनका मायने को लेकर बहुत बड़ा एक काम करें, हम उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। पहले नंबर तो
अब जब से केजरीवाल पर किसी न किसी प्रकार का कोई भी जो जेल जाने को लेकर एक मामला सा जो चल रहा है, उसके बाद तो राघव चड्ढा पंजाब में भी कहीं बयानबाजी में भी दिखे नहीं, क्या कारण बड़ा? देखिए सर, राघव चड्ढा को मैं तब से जानता हूँ जब हमारा दिल्ली में जब हमारी दूसरी सरकार बनी जी। तो ये केजरीवाल साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था। अच्छा। राघव चड्ढा साहब, मैं इसको तब से जानता हूँ। उस वक्त मैं जैन साहब के साथ काम करता था। अच्छा। तो राघव चड्ढा देखिए वो सीए रहे हैं, शुरू से ही वो उसको थोड़ी अच्छी सी इंग्लिश बोलनी आती थी, शक्ल सूरत उसकी ठीक थी, तो वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आता रहा। तो बाकी बस इंग्लिश आती थी तो केजरीवाल ने देखा ये यार इसको लाओ और दुनिया जो पंजाब के लोग। मेरी बात सुनो आप। नहीं, लड़का तो देखो शुरू से लड़का ठीक है, इंटेलिजेंट, हाँ, लेकिन अब सर रहने दो उसको। अब बेचारा वो अब शादी वादी कर ली, आप अपने ऐश करो, वो करने दो ऐश, छोड़ो उसको ऐश करने दो। कहने का मतलब नेतागिरी छोड़ दी कभी भी है नेतागिरी में? सर ये नेतागिरी जो कीड़ा है ना, ये कभी निकलता नहीं आदमी के अंदर से, और उसको में कीड़ा है। जी, सुनने में ये भी थे पंजाब पे जितना पैसा था थ्रू राघव चड्ढा के ही दिल्ली में जमा होता था। सर फिर वही आई थी बात, सबूत चाहिए, सबूत सर किसी को कभी मिलने नहीं। अब मैं बोलूं राघव चड्ढा आया, कोई और बोलूं, सर ये मतलब सभी बात सबूत पे टिक जाती है। सब बातें राजनीति अब सिर्फ यही रह गई है, आप दूसरों को गालियां निकालो, दबके निकालो, तो नहीं पैसा ये खाया वो खाया, जब आपसे सबूत मांगे जाओगे तो फिर आपका सबूत होता कोई नहीं है। अब मैं राघव चड्ढा की ये करूं वो करूं, लेकिन मैं आपको सही बोलूं, मुझे राघव चड्ढा मुझे कभी ज्यादा इतना अच्छा लगा नहीं लड़का। मुझे उसका जो सिस्टम ना, जो उसको जो सिस्टम लगा, ये लगा वो लगा, वो ना अपनी ओरों में था वो, उसके तो या घमंड कह लो उसको, वो शुरू से ऐसा रहा। मुझे ज्यादा मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ा राघव चड्ढा। संदीप गुप्ता जी, ये बताइए कि सरकार कभी किसी के खिलाफ धरना लगाती है? सर हम तो, क्योंकि सरकारें तो हमारी पार्टी ही धरना पार्टी है शुरू से ही। पार्टी धरना पार्टी नहीं है, सरकार का कुछ काम करने के लिए धरने लगाए, तब से सरकार बन गई धीरे। अब तो पार्टी ही सरकार बन चुकी है। सरकार इतनी बड़ी सरकार हो, वो सरकारें धरना, अभी तक देखा किसी सरकार ने कोई धरना लगाते हुए? सर मैं तो आपको एक बात बोलूंगा, भगवंत मान जी को ये बात बोलूंगा, सर सारी जो पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लो। अगर आपने दोबारा सीएम बनना है, दूसरों की लाठी का सहारा लोगे ना, तो आपने लड़खड़ा के गिर जाना है। तो ये जो मेरे से अभी सवाल कर रहे हैं ना, इसका एक ही हल है, सत्ता अपनी पूरी हाथ में लो 100%। जो बाहर के लोग आए हुए हैं, या जो केजरीवाल साहब हैं या मनीष सिसोदिया जी हैं, उनकी सिर्फ गाइडेंस लो। क्योंकि देखिए जो पंजाब है ना, जितना मैंने महसूस किया है पिछले 20 सालों में, ये जो पंजाबी लोग हैं ना, जितनी तेजी से आपको ऊपर ले जाते हैं ना, उसे डबल स्पीड से नीचे लेके आते हैं। इसीलिए आप लोग इसमें, मैं तो पोस्ट भी बहुत लिखता हूँ, आपको पता ही है, फेसबुक पे मैंने वहां भी बड़ी अर्ज किया उनको कि आप दिल्ली संभालो, क्योंकि आप नेशनल लीडर हो, हमारी नेशनल पार्टी है जी। अगर मनीष जी और केजरीवाल साहब पंजाब आके बैठ जाएंगे तो फिर नेशनल पार्टी कैसे रखोगे आप, कैसे बचाओगे उसको? अगर दिल्ली से पंजाब आके बैठे, ये कैसे कि दिल्ली में जान नहीं चाहते कि दिल्ली में इनका कोई वजूद नहीं है, दिल्ली में ये इनको सरकार बनने नहीं दे रही, क्या क्या ऐसा है? देखिए दिल्ली में हमें वोट बहुत अच्छे मिले हुए हैं। दिल्ली में अभी भी आप यकीन कीजिए, जिनकी महीने की इनकम है ना 25-30 हजार रुपए की, वो केजरीवाल साहब को आज भी भगवान मानते। तो ये जितनी इनको शौक सब दिल्ली से मिली ना, दिल्ली के स्कूल के मॉडल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, ये बनाया वो बनाया। तो मेरी जो कि गुजारिश है, इनको दिल्ली जाना चाहिए। वैसे दिल्ली आपने देखे सारे हॉस्पिटल स्कूल आप देखे? सर आप यकीन कीजिए, मैं जैन साहब के साथ था, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमने खूब जाके हम छापे भी मारते थे जाके हॉस्पिटलों में जाके, मैंने सब देखा हुआ है, सिस्टम बहुत बढ़िया था। देखो झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली में बहुत कॉलोनीज है, बहुत ज्यादा, वहां जब आपको फ्री की मिलती है ना दवाई, आप किसी बड़े डॉक्टर पे जाओ, दवाई आपको वही मिलनी है। पंजाब में सारे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होने आ रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आपको दिखता है। ये जो कल्चर है ना, शिक्षा का कल्चर, ये स्वास्थ्य का कल्चर, ये पंजाब में क्यों नहीं चलता? पंजाब में क्यों आप कह रहे हो? मुझे लगता नहीं कोई फेल फुल कुछ हुआ है। यहाँ पर सारे लोग बाहर भागे हुए हैं, सारे एनआरआईज हैं, बाहर गए हुए हैं, बाहर से पैसा आता है बहुत ज्यादा, इसीलिए वो जगह ये सिस्टम चल नहीं रहा है। सरकार ने बोला था 2000 केजरीवाल और भगवंत मान जी ने यह भी बोला था कि इलेक्शन चुनाव से पहले कि अगर हम जीत जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी धरना नहीं लगेगा, हम धरना नहीं लगाने देंगे। तब से
धरने सरकार बननी क्या शुरू है तब से लेकर अब तक धरने पे धरना, धरने पे धरना, धरने पे। सर लोगों का मौलिक अधिकार है, हम भी तो धरना पार्टी है। मौलिक अधिकार तो ठीक है, इसका मतलब हमको लोगों को अधिकार नहीं हम दे रहे, इसी लोग धरने लगा रहे हैं। नहीं सर देखो, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो अपने पिता से वो 6 लोग सहमत होंगे, 4 लोग असहमत होंगे। तो ये तो देखिए हिस्सा है राजनीति का। अगर धरने नहीं लगेंगे तो हमारी जो कमी है वो कैसे पता लगेगी। मतलब आपकी तो बात वही होगी, नायक पिक्चर देखी है, वहां पर अमरीश पुरी बोलता रहा है कुछ धरने लगते हैं, लगने दो, कुछ बच्चे जलती हैं, जलने जो लोएंगे चिल्लाएंगे, खूब शांत होकर मेरे पास आएंगे, मैं समझा दूंगा। फिर मतलब कि सरकार चाहती कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लोग हमारे पास आएंगे। सर अब चलो सरकारें वैसे धरने लगाती का हुक्म देती है, सरकार चला। सर मैंने बताया आपको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बात मानता ही नहीं था, अब मानना शुरू हुआ है। तो अभी देखिए अब 1.5 साल बचा हुआ है और 25 का साल पर निर्णायक साल है। देखिए अब सरकार को भी कोशिश कर रही है। अब काफी लोग सस्पेंड भी किए हैं, मान साहब ने बड़े बड़े अफसर सस्पेंड किए हैं। देखिए जो सरकारी नौकरी जाती है ना किसी की, तो उसके साथ के जो हयार लोग ना वो सीधे होकर बैठ जाते हैं। अब तो मेरी आपसे ये अर्ज है, आप थोड़ी सी अभी और टाइम दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर पे पकड़ पूरी हो जाएगी हमारी मान साहब की, तो सब ठीक, कोई बात नहीं। पंजाब का देखिए ना क्या हाल था, 3.25 लाख रुपए पे कर्जा था। चलिए उसको हम कम तो अभी कर ही नहीं पाए, थोड़ा और बढ़ गया कर्जा। लेकिन जब कर्जा कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए था पहले ये बताइए। सर कैसे, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको, सरकारें बनने में, सेटल होने में सर बरसों लग जाते हैं। अब मान साहब मैंने बताया ना, अब जाके 3 साल के बाद हमने सब शुरू किया है। मतलब आपको कहने का मतलब है अभी अभी हम स्टैंड हो रहे हैं, हमें और समय से जनता जो वोटर है हमें मौका दे और ज्यादा से ज्यादा। सर मैं सही बता रहा हूँ, 27 में अगर हम जीते तो फिर अगले 10-20 साल तो 12 राज चलेगा। जीतेंगे क्यों? आपको विश्वास नहीं आपकी पार्टी को जीतेंगे कि नहीं? कुछ काम ऐसा किया कि सरकार, लोग, जनता, फिर वोटर आपको चुनेंगे? नहीं सर काम तो देखिए, अब कोई गिना दो मेरे को एक अच्छा सा। सर बिजली, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है। अब नशाखोरी भी कम हो रही है आस्ता आस्ता। दूसरा स्कूल भी अच्छे बन रहे हैं, मेरिटोरियस स्कूल वगैरह अच्छे स्कूल बन रहे हैं। सर देखिए अब एक जो बिल्कुल कोलैप्स सिस्टम था। संदीप जी आपका वो हाल हो गया कि मैं तारीफ भी करूंगा और गाली भी नहीं दूंगा, और मैं कुछ करना भी चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, मगर खुल के बोलना भी नहीं चाहता। सर ये दुर्भाग्य है हमारा, हम तो बड़ा कुछ सोच के आते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, अब पार्टी ने मौका नहीं, तो बताइए क्या करें हम। सफाई कमीशन कर्मचारी का चेयरमैन चंदन गरेवाल जी, एक बहुत बड़ी, चलो जैसे जिनका नाम है पंजाब में बात करें, आज वही धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए सर चंदन गरेवाल मेरा छोटा भाई भी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। मौजूदा सरकार का वो चेयरमैन भी है। सर जब 22 का इलेक्शन था, सॉरी 22 का जब रिंकू का इलेक्शन था एमपी का, तो मैं मैंने घर वापसी कराई चंदन जी की। वो पार्टी भी छोड़ रहे थे, लेकिन चलिए वो तो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन वो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो अपनी जो चेयरमैनशिप है ना उसको हाथ पे लेके चलता है वो। अब वो जितना मुझे मालूम, जब से मैंने ये चेयरमैन बने हैं सफाई कमीशन के, इन्होंने कई बार ऊपर बात की है कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं तुम उनको पक्का करो। सर मैं अब देखो 4 साल से चंदन जी के साथ हूँ, जितना। नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना के सक्सेना अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शोषित ये वर्ग है, वाल्मीकि समाज, जितना इनका शोषण होता है अभी भी खूब हो रहा है। तो अब चंदन ही एक उम्मीद है इनके पास। तो काफी कुछ हुआ, मेरे सामने बहुत बातें हुई, ऊपर अफसरों से बातें की, लेकिन वो सर वही है ना, सुनने को तैयार ही होते कोई भी। तो मजबूर हो गए उन्होंने। अब ये सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है ना, कि आप सरकार का मौजूदा किसी ओहदे पर बैठे हो, तो चीज जनता को चाहिए वो जनता को मिल नहीं रही। सर सदियों से ये जो वाल्मीकि समाज है ये पिसता आया है और अभी भी बहुत भयंकर रूप से पिस रहा है। इनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। तो आपको शायद पता होगा, चंदन जी ने तो पहले भी बहुत पंगे लिए हैं, चाहे वो सरकार बादल साहब की थी या कैप्टन साहब की थी, इन्होंने हमेशा पंगे लिए उनसे। तो भाई हमारे बंदे पक्के करो, इन्होंने पक्के काफी लोग लगवाए भी हैं। तो ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। अब मजबूर होके अब मुझे लगता है कि मैं चंदन जी को खुद बोलूंगा, अब आर पार की लड़ाई लड़े। अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करके ही, पक्का करने की जब शर्त पूरी हो जाए
तब वो अपना अगला स्टेप ले, ये वो पूरा करना ही चाहिए। संदीप गुप्ता जी, चलते चलते हम 3 मिनट और लेंगे आपके। अच्छा जी। ये बताइए हमें कि आपकी कैबिनेट मिनिस्टर में जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है आपकी सरकार, आपको वो ज्यादा 6 महीने 1 साल, 6 महीने 3 महीने 1 साल, इससे ज्यादा टिकता नहीं। पहले सरकार में लगातार 5 साल जो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया वो 5 साल वही रहता था। तो यहाँ पर 1 साल में कम से कम एक ही आदमी को एक ही कैबिनेट मिनिस्टर 3-3 4-4 बार उसी पोस्ट पे लगाए जाते हैं। सब देखिए, कुछ परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। अब मैं, मुझे मंत्री बना दिया, मैं गाड़ियां लेके घूमूं, सिक्योरिटी लेके घूमूं, जनता के काम ही ना करूं, तो फिर पार्टी एक तो बता भी नहीं सकती। फिर वो देखती है 6 महीने 1 साल 9 महीने कि भाई ये बंदा अब ये मानने वाला नहीं है, तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा। सीएम को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बताइए। सिक्योरिटी आदमी के लिए क्यों चाहते हैं? पंजाब एक बॉर्डर एरिया, आपको बताइए, धमकियां कितनी मिलती हैं, ये मिलता है वो मिलता है, तो एक मुख्य वजह ये भी है। बाकी एक छोटा सा, अब हमारे कई लोग बने हुए हैं, छोटे छोटे चेयरमैन बने हुए हैं, वो भी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी अपने रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? रखी हुई है सर, ये एक, अगर दी हुई है तो ही रखी हुई है। सत्ता का नशा है, ये कुछ नहीं है। सत्ता का नशा मान लो सबके पास, खाली मान साहब या मोदी साहब नहीं, सबको सत्ता का नशा ही मारता। नहीं, एक हल्का इंचार्ज को या एक चेयरमैन को या किसी पर उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, पहले ये बताइए। पुलिस की बात करें, हम थानों की बात करें, कमीशन की बात करें, उसके वहां पर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन 2-2 3-3 सौ पड़ी हुई है, वो कहते हैं हमारे पास है नहीं, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम तो पूरी सिक्योरिटी में बांधे होते, काम कैसे थाने में होंगे फिर? या तो फिर मुलाजिम वापस थाने में आए। तो प्रशासन की बात करें, बिल्कुल जहां पर आप बताइए किस तरीके। सर, मैं इस मुद्दे पे आपको यही बात बोलूंगा कि सरकार को मंत्रियों को छोड़ के जितने भी एमएलए हैं, चेयरमैन है, सबकी सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो कर देनी चाहिए। इनको सिक्योरिटी का काम क्या है? इनको कोई आगे कुछ मार रहा है या पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, इनको आके किसी भी, कोई भी हो सरकारी ओहदे पे, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए किसी को। और मैं मान सबसे गुजारिश करूंगा, सबकी सिक्योरिटी वापस ले लो, क्योंकि ये एक, जब सिक्योरिटी आती है ना नेताओं के पास, तो नेता और पुलिस, इनका एक नेक्सस और मजबूत हो जाता है। बेचारी जो पुलिस है, वो पहले ही उनकी बदनामी बहुत हो रखी है, पुलिस ये करती है वो करती है। जब वो नेताओं से जुड़ते हैं ना, उनको, उनमें जो थोड़ी बहुत बच्ची होती है ना चीज जनता सेवा की, वो भी सारी मर जाती है। इसलिए मान साहब, सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो कर दो। अगर आपने पंजाब को बचाना है, सिक्योरिटी किसी को मत दो। एक तो ये सिक्योरिटी लेके शान बत्ती बहुत करते हैं नेता लोग, और दूसरा जो पुलिस उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनका भी साथ में वो बेड़ा कर देते हैं। ऑलमोस्ट हम सबकी बात नहीं कर रहे, जितने चेयरमैन हैं या जितने कोई ना कोई अच्छे ओहदे पे हैं, आपकी सरकार ने उन सबको जो कोई ना कोई चेयरमैनशिप या कुछ ना कुछ ओहदा दे दिया है, उन लोगों के देन तो हमें पार्टी में कुछ दिखी नहीं। आप लोगों ने 2012 से काम किया, 2012 से लेकर अब तक का आपने मतलब हर तरह का यत्न किया, हर तरह की मेहनत की, घर का बाहर का काम छोड़ के पार्टी के लिए तन मन से सेवा की। फिर क्या कारण रहा कि अभी तक पार्टी की नजर आप पे पड़ी नहीं? नहीं सर, नजर तो पूरी होगी मेरे ऊपर। नजर का कोई, अब जैन साहब जो आए हैं, हम तो उनके साथ में अमेठी में भी रहे, उनके साथ बनारस में भी रहे, दिल्ली में उनके साथ खूब काम किया, मुझे बड़े अच्छी तरह जानते हैं जैन साहब। तो मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन सर देखिए, अब ये जो हमने बात बोली है ना कि मैंने कुछ क्यों नहीं लिया जी, अगर मैं दूसरों की तरह चलता तो मैं आपको यकीन दे रहा हूं आज मैं पंजाब में मंत्री बन के बैठा होता। लेकिन नहीं, हमने जो एक सिस्टम है ना उसमें घुसना ही नहीं है। केजरीवाल साहब ने हमें शुरू में क्या, जब उन्होंने पहली शपथ ली ना, पता उन्होंने क्या बोला, खड़े हो गए रामलीला ग्राउंड पे, मैं सबको वार्न कर रहा हूं, ये केजरीवाल साहब के वर्ड है, मैं सबको वार्न कर रहा हूं कि दूसरा केजरीवाल खड़ा मत होने देना। जनता ने आपको मौका दिया, अपने वो मंत्रियों को, सबको, एमएलए को बोल रहा था, तुम्हें जनता ने अगर मौका दिया है तो जनता की सेवा करना। अगर तुम्हारे में घमंड आ गया, तुम पैसे के पीछे भागे, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो आज ये कांग्रेस सरकार का वो जो हार गई है। ये केजरीवाल के वर्ड है, तो साले वही वर्ड हमारे अंदर घुसे हुए हैं। हम शुरू से आज तक भी हम आंदोलनकारी हैं, जो सब चमचागिरी, जो उन्होंने वर्ड बोला कि दूसरा केजरीवाल पैदा मत होने दें। हाँ, अगर आपने सर, दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा। अगर तुम घमंड करोगे तो दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है? सर मैं आपको बताइए, घमंड है जो ऊपर से नीचे यहीं तक आ चुका है। अन्ना हजारे साहब जिंदाबाद, उनकी बातें अगर आज भी समझ आए ना, हम लोग, हम तो समझे हुए हैं, जो हमारी लीडरशिप, अगर आज भी उनकी बात समझ आए ना,
तो दोबारा सत्ता में आने में को रोक सकता है? गुप्ता जी, आप तो सबकी भविष्यवाणी निकालते हो, आप अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी देखना, आपके सवाल का जवाब वही देता है जो सच्चाई जानता है, सच्चाई लिखना जानता है, वो आपको सच्चाई जवाब वही देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको सच्चाई को रोकने के लिए आपको भी बात कोई ना करो, हम भी बहुत सच्चाई लिखते हैं, बातें करते हैं, फोन तरह तरह के आते हैं। अब हमें भविष्यवाणी के तौर पर ये बताइए कि आने वाले समय में अगला सीएम कौन हो सकता है? देखिए, दो चेहरे हैं, भगवंत मान जी और चन्नी साहब। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी संभल गई, मान साहब ने पूरा होल्ड रखा पंजाब की सत्ता के ऊपर, अकेला अपना होल्ड रखा, तो फिर वो दोबारा से 1000% सीएम बन जाएंगे। अच्छा, पहली बात। अब चन्नी साहब की बात सुन लो, 22 में जो हुआ था ना, 22 में सिद्धू साहब, बडिंग साहब, राजा साहब, ये सब मिला लोग के, अगर अब चन्नी साहब को 27 जो आ रहा है, अगर इन्होंने चन्नी साहब को रोका, राजा बडिंग, बाजवा साहब, रंधावा साहब और प्रगट सिंह, अगर ये आपस में लड़ मरे तो फिर ये इनका वही हाल होगा, 18 सीटें जो आई थी इनकी जी। इसीलिए चेहरे दो ही हैं, अगर कांग्रेस आपस में एकजुट रही तो उनके चांस, दोनों के चांस 50-50 बन जाएंगे, बशर्ते कि मान साहब का पूरा होल्ड हो अपनी सरकार पे। अगर उन्होंने अपना होल्ड खो लिया तो फिर तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस करेगी आपस में। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी जो इतनी मेहनत की है, आप अगली मेहनत का रुख किस तरफ रखेंगे, कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी उम्मीद पे आप बैठे हुए हैं? देखिए सर, मैंने तो अब हमारे मित्र हैं चंदन जी, अब हमने तो टारगेट बनाया कि उनको अगली बार एमएलए इलेक्शन लड़ाना भी है और जिताना भी है। ठीक है। अब हमें कभी मौका मिलता है या नहीं मिलता, पैसे वैसे का बड़ा जमेला है इसके अंदर, आपको पता है इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा पिक्चर से बाहर है अभी। बाकी देखिए, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, सत्ता में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आज हम यहाँ हैं कल वहां, ये सब भविष्य में जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते। पानी, जो इस पानी को मुद्दे की बात करें, पानी तो ऑलरेडी पंजाब के पास है, पंजाब के पास ही ना पानी, तो फिर वहां धरना पंजाब की मर्जी है, सरकार की मर्जी है, वो दे ना दे, धरना लगाने की क्या जरूरत है? सर वहां कुछ वो बीबी कुछ था, वो सर वो सारे जो अफसर है ना, वो सारे दिल्ली से, वो सारे सेंटर से अपॉइंटेड है वहां पर। ठीक है जी। जो पानी का मुद्दा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, कावेरी जल विवाद था तमिलनाडु और कर्नाटक में, बड़ा भयंकर हुआ था, वहां तो लोग मर गए थे पानी के लिए, तमिलनाडु में क्योंकि सूखा बहुत पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो जल है ये किसी का नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। Okay. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दोबारा कभी आज तक वो कर्नाटक को उतना पानी छोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब मान साहब ने पानी का मुद्दा उठाया, हम बड़े खुश हुए। अब ये इस मुद्दे में डटे रहे, जो पानी चाहिए वो हरियाणा को करे, हम देंगे, ठीक है, राजस्थान को देंगे। सर पानी की अभी मानसून आने वाला है, कभी हल्का आ रहा है, कभी तेज आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी के ऊपर होगी। इसलिए जो पानी का जो मुद्दा है, अभी ये जितना होल्ड हुआ है, मान साहब पानी देते रहेंगे, हरियाणा को जितना चाहिए, जितना चाहिए राजस्थान को देते रहेंगे, वो नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट देगा। जब बाढ़ आ जाएगी, बरसात होता है, मानसून आती है, तब पानी का बहाव तो बहुत ज्यादा होता है, फिर तब भी ये हरियाणा वाले जब दूसरी कंट्री वाले पानी मांगेंगे कि हमें दीजिए पानी, हमें चाहिए, तब ये कहेंगे बंद कर दीजिए। सर बरसातें होती कितनी है, अब कितना पानी बरसातें होती है, तो आ जाएगा सर। जब बरसात आती है ना, तो सब जगह आती है, वो पूरे प्रदेश में आती है, उसमें थोड़ा पानी 2-4 फुट पानी फालतू पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, एक आधा बांध टूट जाएगा, कुछ होगा, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है, ये चलती रहनी है ये तो। जी दोस्तों, लेके आएंगे खास मुलाकात आज तक आमने सामने, फिर से हम ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज तक आमने सामने, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर संदीप गुप्ता के साथ। सबका एक बार फिर से स्वागत है।